हाँ, तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स और ट्रायंगल लॉ, और हमने थोड़ा सा किया था चर्चा ऑन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वहाँ से कुछ फार्मूला आया था, मैंने वो यहाँ पे फिर से एक बार लिखा है फॉर रिकैप कि यहाँ पे मैंने दो वेक्टर लिया है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जो कि किसी एक के पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड को शो कर रहे थे। तो उनका जो डायगोनल होगा वो देगा इन इन दोनों वेक्टर का समेसन, और उस डायगोनल को हमने बोला है कि वो आपका शो कर रहा है सी वेक्टर। वो डायगोनल शो कर रहा है सी वेक्टर, जो कि समेसन है ए और बी का, और उसी को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर भी। तो आप सी वेक्टर को आर वेक्टर से भी लिख सकते हो, तो सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी, या फिर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी। और हमने ये जो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड किया था वो आया था स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। यहाँ पे मॉड ए और मॉड बी जो तुमको शो कर रहा है वो है दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिसका हमको समेसन फाइंड करना है वेक्टर ए और बी का, और थीटा उनके बीच का एंगल था। तो यहाँ से हमको वो जो सी वेक्टर था, या आप जिसको बोलते हो रिजल्टेंट वेक्टर, उसका हमको मिला था मैग्नीट्यूड ओनली वैल्यू। और हमने बोला कि आप जब दो वेक्टर का समेसन करते हो तो आपको एक तीसरा जो नया चीज़ मिलता है वही वेक्टर ही होता है, तो सी आपका वेक्टर ही होगा। तो हमको सी का फाइंड करना होगा। डायरेक्शन तो हमने ऐसा माना था कि जो मेरा सी वेक्टर आ रहा है वो ए वेक्टर से अल्फा एंगल बनाया था, तो वो अल्फा फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फार्मूला था, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड बी साइन थीटा बाई मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा, या फिर आप साइन के टर्म में भी फाइंड कर सकते थे। तो साइन अल्फा आया था मॉड बी साइन थीटा बाई मॉड सी, या फिर आप बोल सकते हो कि मॉड बी साइन थीटा बाई मॉड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि हमने जस्ट अभी ऊपर फाइंड किया था। तो ये तो हुआ थोड़ा सा रिकेप, और हमने इस पे क्वेश्चंस भी कुछ किए थे और कुछ स्पेशल केस भी हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। तो ये बस हमने एक बार कर रहे थे रिकेप कि क्या हम लास्ट क्लास में सीखे थे। उसके अलावा जो अपना नेक्स्ट हमने यहाँ पे कुछ एक टॉपिक दिया है छोटा सा, उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जो मेरा वेक्टर एडिशन था इसका कुछ खासियत होता है, तो वही हमने लिखा था। और पहले नंबर पे लिखा है हमने कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि आप ए प्लस बी लिखिए या फिर बी प्लस ए करिए, ये दोनों चीज़ सेम होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि वेक्टर का एडिशन होता है कम्यूटेटिव। तो आप ए प्लस बी लिखो या फिर आप लिखो बी प्लस ए, दोनों ही सेम चीज़ होता है। तो ये आपका पहला हो गया स्टेटमेंट। सेकेंड वाला है कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। और देखो वो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा कि हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड में बी और सी को लिया है एक के ब्रैकेट में। इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये कब होता है यूज, कि जब हमारे पास दो से ज़्यादा वेक्टर्स हों और उनको हमको ऐड करना हो। तो आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, आपका आंसर चेंज नहीं करने वाला है। तो वहाँ पे ये तुम्हारा आता है कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। देखो तो पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले में मैंने बी और सी को पहले किया ऐड, और फिर उसमें ऐड किया है ए को, और राइट हैंड साइड में मैंने ए और बी को पहले ऐड किया है और फिर ऐड किया है सी को। तो आप कोई भी ऑर्डर ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका आंसर सेम आएगा। तो ये हुआ कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, तुम लोग इसको ध्यान रखना। अब मैंने नोट्स में यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा है। पॉइंट नंबर 1 है कि करेंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बच्चे को काफ़ी होता है कंफ्यूजन कि करेंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके पास डायरेक्शन भी होता है, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। लेकिन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर के लिए क्वालिफाइड होने के उसके तीन चीज़ होना चाहिए उसके पास। एक तो उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका डायरेक्शन, प्लस तीसरा वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। और ये जो करेंट होता है उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। जो हम लोग ट्रायंगल लॉ सीखे हैं या जो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ सीखे हैं वो उसको फॉलो नहीं करता है करेंट। देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि मैं तुमसे बोलूँ कि ये एक नोड था। नोड सब लोग जानते होंगे, एक सर्किट का एक बेसिक टर्म होता है जहाँ पे मेरे सर्किट के ब्रांच मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये एक नोड ए था और इस पर मान लीजिए कि दो ब्रांच से करंट आ रहा था। मान लो एक ये ब्रांच से करंट आ रहा था कुछ ऐसा 2 एम्पियर का, और ये ब्रांच मान लो कि यहाँ से आ रहा था करंट 3 एम्पियर का, और यहाँ से कुछ इस नोड ए पे करंट आ रहा होगा तो यहाँ से कुछ करंट जा भी रहा होगा। तो मान लो कि अगर मेरा करंट को हम वेक्टर मान लें, अगर करंट को वेक्टर मान ले, तो अभी हम देख रहे हैं कि जो दो ब्रांच से करंट आ रहा था उनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो यहाँ से कितना करंट जा रहा था, तो उसके लिए हम करेंगे यूज वेक्टर लॉ ऑफ जो अपना होता है एडिशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो वहाँ से कुछ आंसर आएगा। अब मान लो कि यही जो मेरा सेकेंड वायर था, मैंने उसको बोल दिया कि इस बार पहले वायर और सेकेंड वायर के बीच का एंगल
90 नहीं है, वो कुछ एंगल है आपका, मान लीजिए 60 डिग्री, 2 एम्पियर और 3 एम्पियर का ही करंट आ रहा है, लेकिन इस बार एंगल इनके बीच का है 60 डिग्री। तो अब यहाँ से कितना करंट जाएगा नोड ए से, तो आप फिर से करोगे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा थीटा 60 डिग्री। तो पहले केस में जो आपका आंसर आया था और जो सेकंड केस में आंसर आया था वो आपका हो जाएगा डिफर, वो आपका हो जाएगा डिफर, मतलब इस नोड ए से जो दो केस में करंट जा रहा था वो आपका चेंज कर जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि दोनों ही केस में जो नोड ए पे करंट आ रहा था वो आपका आ रहा है 2 एम्पियर और 3 एम्पियर का। अब मान लीजिए कि करंट आ रहा है 2 एम्पियर और 3 एम्पियर का, और वायर का एंगल चेंज करने से उस नोड से करंट कुछ और जा रहा था। तो यहाँ पे एक बेसिक लॉ होता है, एक फंडामेंटल लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उस लॉ के हिसाब से किसी भी नोड पे जितने चार्ज आने चाहिए उतना ही चार्ज जाना चाहिए। तो सिंपल सी कहानी ये था कि आप वायर के बीच का एंगल कुछ भी रख लो, अगर उस नोड पे 5 एम्पियर का करंट आ रहा था तो 5 एम्पियर का वहाँ पे जाना भी चाहिए। तो एंगल चेंज करने से आपका जो करंट जा रहा था उसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा, वो 5 एम्पियर ही हमेशा रहेगा। लेकिन अगर हम इसको वेक्टर माने तो फिर एंगल चेंज करने से उसका जो नेट वैल्यू जा रहा होगा वो चेंज कर जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो तुमको इसको याद रखना। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो यहाँ पे, सेकेंड पॉइंट है कि फॉर फाइनाइट रोटेशन, जैसे मान लो कि अगर तुम्हारा कोई अगर बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, तो मान लो कि वो 60 डिग्री से घूमा या 30 डिग्री से घूमा, तो हम लोग उसको बोलते हैं फाइनाइट रोटेशन। तो उस केस में जो उससे बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, थीटा से हम लोग जिसको लिखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसका बेसिक आइडिया सबको होगा। तो फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, इसका भी रीजन सेम ही होता है, क्योंकि जो आपका आप अगर रेगुलर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो θ1 और θ2, तो वो फिर से वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो इसलिए फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक मेरा बॉडी कंप्लीट सर्कल का एक चक्कर लगा लिया, कंप्लीट एक सर्कल का चक्कर, जैसे मान लो कि अगर ऐसे वो यहाँ से ऐसा ये पॉइंट ए से स्टार्ट किया था और वापस पॉइंट ए पे ही पहुंच गया, तो उस केस में हम बोलते हैं कि इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। लेकिन इसका हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं कि इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2 पाई, या जिसको आप बोलते हो 360 डिग्री, तो इन रेडियन उसको हम लिखते हैं 2 पाई। तो इस केस में उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो नहीं होगा, वो हो जाएगा 2 पाई। तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना। और वही हमने लिखा है कि व्हेन अ बॉडी कंप्लीट रोटेशन इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 पाई एंड नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। ठीक है, तो तुम इसको ध्यान रखना। फिर उसके बाद हमने स्टार पॉइंट में एक लिखा है वहाँ पे लाइन की, इफ रोटेशन इज इनफाइनाइट सिमल। इनफाइनाइट सिमल का मतलब ये होता है कि बहुत छोटा सा रोटेशन है, बहुत छोटा है, जिसको आप लगभग जीरो बोल सकते हो। जैसे मान लो कि अगर मैं ऐसा बोलूँ कि कहीं यहाँ पे था बी, पॉइंट बी पे, और पॉइंट बी से पॉइंट सी तक वो मूव किया है, तो इस केस में जो इसका एंगुलर ये हुआ है डिस्प्लेसमेंट वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है कि आप इसको जीरो मान सकते हो, तो उसको हम लिखते हैं डी थीटा से। तो इस केस में जब आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होता है तो इसको हम लोग वेक्टर मानते हैं। बाकी अगर तुम्हारा फाइनाइट हो जाए 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानते। अगर मान लो वही तुम्हारा है 0.01 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वो बहुत कम है, तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी मान सकते हैं। तो ये वाला बात जो अपना है ये सब हम लोग आगे इसका यूज भी करेंगे। और फिलहाल जो फाइनाइट आपका होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो वेक्टर नहीं होता है, ये तुम लोग इसको याद रखना। उसके बाद जो हमने थर्ड पॉइंट लिखा है कि एरिया जो होता है, एरिया आपका वेक्टर भी हो सकता है और स्केलर भी हो सकता है। तो तुमने आज तक जो किया होगा वो तुमने एरिया को स्केलर क्वांटिटी मान के किया होगा, हालांकि एरिया वेक्टर क्वांटिटी भी होता है और इसमें हम लोग को चर्चा करना है, लेकिन वो हम लोग करेंगे चर्चा इन क्लास 12 का फिजिक्स में। तो फिलहाल तुम लोग जान लेना कि एरिया वेक्टर भी होता है और स्केलर भी होता है। वो करता है डिपेंड कि आपका कंडीशन क्या है या आपका सर्कमस्टेंसेज क्या है, आपका सिचुएशन क्या है, तो उस हिसाब से हम लोग एरिया को वेक्टर भी मानते हैं और हम लोग स्केलर भी मानते हैं। ठीक है, तो ये तुम लोग बातें ये नोट्स वाला याद रखना। तो ये पहला क्वेश्चन है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, अब बोला है कि ड्रॉ डायग्राम यूजिंग द ट्रायंगल रूल एंड द पैरेललोग्राम रूल टू शो द वेक्टर ए प्लस बी, मतलब बस आपको डायग्राम ड्रॉ करके शो करना है उनका वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं यूजिंग ट्रायंगल लॉ। तो इस लॉ के हिसाब से
एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड के साथ होना चाहिए। तो चलो हम लोग ए वेक्टर को रखते हैं ऐसे ही जैसा था वैसा ही, बाकी बी वेक्टर को हम लोग करते हैं डिस्प्लेस, ताकि उसका टेल ए वेक्टर के हेड से मिल सके। तो मतलब कि हम लोग जो बी वेक्टर ड्रॉ करेंगे वो कुछ ऐसा आएगा, ये रहा अपना बी वेक्टर। और क्वेश्चन ने बोला है कि इन दो वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है, मतलब कि ये जो आपका बनेगा एंगल, ये आपका बनने वाला है 60 डिग्री, ठीक है ना, ये एंगल बनेगा 60 डिग्री। तो फ्रॉम ट्रायंगल लॉ कि थर्ड साइड जो आपके जो इस ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा होगा, और उस थर्ड साइड का टेल जो होगा वो पहले वेक्टर के टेल से मिलेगा और हेड दूसरे वेक्टर के हेड से मिलेगा। मतलब ये जो थर्ड साइड है मेरा, ये सी वेक्टर ये देगा मेरा ए प्लस बी। तो ये हो गया, बस हमको डायग्राम ही ड्रॉ करना था तो हमने कर दिया डायग्राम। अब देखते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड लॉ मेरा था पैरेललोग्राम लॉ। तो उसके हिसाब से ये जो दो वेक्टर थे वो किसी एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड शो करने चाहिए थे और इनका टेल एक साथ होना चाहिए था। तो इनका टेल तो देखो कुछ ऐसा बनाएंगे हम, और इनके बीच का एंगल होगा 60 डिग्री। तो फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन जो इसका डायगोनल होगा, डायगोनल विल गिव द रिजल्टेंट वेक्टर। तो आपका ए सी जो देगा वो देगा ए प्लस बी, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया ट्रायंगल लॉ से, और जो सेकेंड वाला था वो था फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। अब देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है कि टू यूनिट वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। देखो सबसे पहला कहानी तो बोला है यूनिट वेक्टर्स, मतलब कि दोनों का मैग्नीट्यूड होने वाला है 1। तो आप मान लो कि एक वेक्टर को नाम दे दो ए वेक्टर, तो उसका भी होगा मैग्नीट्यूड 1, और जो आपका दूसरा वेक्टर है बी उसका भी होने वाला है मैग्नीट्यूड 1, और उनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो ये हमने लिखा है ए वेक्टर, छोटे छोटे आप लिखो ए वेक्टर और इसको आप लिख दो बी वेक्टर, और इनके बीच का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका है 60 सॉरी इनके बीच का जो एंगल है वो है 60 डिग्री, और थीटा हमको दिया हुआ है 60 डिग्री। तो हमको फाइंड करना है इनका रिजल्टेंट। तो मान लीजिए कि इनका जो रिजल्टेंट था वो था सी वेक्टर। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर आपको यूज करना होगा। तो मॉड ए 1 है तो 1 का होल स्क्वायर, मॉड बी भी 1 है तो 1 का होल स्क्वायर, प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो मॉड ए 1 मॉड बी 1 एंड कॉस 60 डिग्री। तो बस इसको हमको सॉल्व करना होगा। तो ये होगा 1 प्लस 2 इंटू कॉस 60 इज हाफ। जब तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ से आंसर आएगा √3। तो मतलब कि इन दो यूनिट वेक्टर का जो आपका रिजल्टेंट आया है वो आया है √3 यूनिट। जब इनके बीच का एंगल 60 डिग्री था तो इनका रिजल्टेंट आया है √3 यूनिट। तो ये मेरा पहले पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट बोला हमसे कि इज द रिजल्टेंट अ यूनिट वेक्टर, मतलब कि हमने जब दो यूनिट वेक्टर को ऐड किया है तो क्या उनका रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर आया है। तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि देखो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे रिजल्टेंट इज नॉट अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसका 1 हो मैग्नीट्यूड। तो हमने देखा कि जो इसका नेट वेक्टर का आ रहा है मैग्नीट्यूड √3। तो तुम लोग अभी अपने मन में एक ये बात याद रखना कि दो यूनिट वेक्टर का समेसन हमेशा यूनिट वेक्टर नहीं आता है, कुछ पर्टिकुलर केस में आता है, हमेशा नहीं आता है। और हमने यहाँ पे चेक भी कर लिया कि दो यूनिट वेक्टर का समेसन यूनिट वेक्टर नहीं था, ठीक है ना। बोलो जल्दी से। मान लो कि इसी में तुमसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता था कि ये जो तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर आया है वो किसी एक वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा। तो तुम इसके लिए tan वाला साइन वाला रूल भी यूज कर सकते हो, लेकिन देखो अभी सिंपल सी कहानी है, दोनों का सेम था, दोनों का इक्वल था मैग्नीट्यूड। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो उनका एंगल बाइसेक्टर होने वाला है। मतलब कि जो तुम्हारा सी वेक्टर आएगा, तो यहाँ पे तुमको सॉल्व करने का काम ही नहीं था, बस तुम लिखते कि जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो किसी भी एक वेक्टर से 30 डिग्री एंगल बनाएगा, वो उनका एंगल बाइसेक्टर हो। कब, जब दोनों वेक्टर का सेम हो मैग्नीट्यूड। अगर सेम नहीं होता तो फिर हम लोग जो सीखे हैं फॉर्मूला tan अल्फा tan या साइन अल्फा वाला, उससे हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन हमको पता है ये वाला केस, तो हमने सिंपल यहाँ से लिख दिया। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट एंड 5 यूनिट, एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री।
तो चलो पहले दो वेक्टर हम लोग बनाते हैं। तो ये मैंने बनाया है ए वेक्टर और ये हमने बनाया है बी वेक्टर। देखो मैंने ए वेक्टर का लेंथ लिया है ज़्यादा, क्योंकि हम उसको शो करेंगे जिसका 10 यूनिट था मैग्नीट्यूड। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि मॉड ए बराबर 10, मॉड बी बराबर 5 और इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन इनका समेसन कहीं आ रहा होगा इधर डायगोनल के अलॉन्ग बीच में कहीं। तो यहाँ पे आपका आ रहा होगा सी वेक्टर, जिसको आप ए प्लस बी बोल सकते हो, या आप इसको आर वेक्टर भी बोलते हो, आर और रिजल्टेंट वेक्टर, कोई बात नहीं है। चलो तो हम देखते हैं इनका कितना आने वाला है, इसके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और एंगल हमको पता ही है 60 डिग्री। तो यूज करो फार्मूला मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab मॉड कॉस थीटा, सॉरी 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ओके, तो मॉड ए था आपका 10, तो 10 का होल स्क्वायर प्लस मॉड बी 5, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए 10 मॉड बी 5 एंड cos 60 इज हाफ। अब मैं सीधे यहाँ लिखता हूँ वैल्यू cos 60 का, क्योंकि cos 60 आपका हाफ होता है। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा 100 प्लस 25 प्लस 50, तब आएगा 175, स्क्वायर रूट ऑफ 175। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो मेरे ख्याल से ये आपका आने वाला है 5√7। देखो तो ये 5√7 आएगा, 5√7 यूनिट। तो ये मेरा आया रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब हमको फाइंड करना है, देखो एक पार्ट और है इसमें भी, फाइंड एंगल विद द वेक्टर ऑफ 10 यूनिट। इसका मतलब कि ये जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आया है वो 10 यूनिट वाले वेक्टर से, मतलब वेक्टर ए से कितना एंगल बनाया हुआ था। हमने मान लिया कि लेट अल्फा इज द एंगल, तो आप इसके लिए अब tan अल्फा भी कर सकते हो यूज और sin अल्फा भी कर सकते हो। अब तुम लोग बोलो कि मैं कौन सा लूँ, tan वाला कि sin वाला, बोलो। ठीक है, तो tan अल्फा था कि तुमको अगर एंगल फाइंड करना है ए से, तो ऊपर होगा मॉड बी साइन थीटा बाई मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा। ये एक्चुअल में थोड़ा सा लेंदी होता है, तो तुमको अगर सी वेक्टर पता है, मतलब कि उनका समेसन का वैल्यू पता है, तो तुम साइन वाला यूज करना, वो ज़्यादा आसान होता है। देखो तो मॉड बी कितना था 5, तो 5 इंटू साइन 60 बाई मॉड ए कितना था 10 प्लस मॉड बी कितना था 5 एंड इंटू कॉस 60। बस इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो हो जाएगा 5 इंटू √3/2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5 इंटू 1/2। इसको सॉल्व करो तो 5√3/2 बाई 25/2, 2 से 2 कैंसल आउट, ये तुम्हारा आएगा √3/5। तो एक बार इसको चेक कर लेना तुम। ये tan अल्फा आ रहा है √3/5, तो हमको फाइंड करना था एंगल, तो आपको हो जाएगा tan इनवर्स √3/5। सो दिस इज द एंगल विथ 10 यूनिट वाला वेक्टर। अगर मान लो कि तुमको फाइंड करना होता 5 यूनिट वाला, तो फिर वो जो 5 वाला फोर्स था, तो आप जहाँ पे ए था वहाँ बी कर दो, जहाँ पे बी था वहाँ पे ए कर दो। सिंपल सी कहानी, ठीक है ना? बोलो। देखो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिया है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि द फोर्स से नंबर 1 क्वेश्चन मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ कि द फोर्स F1 इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ एंड हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 न्यूटन, फुल स्टॉप। Another force F2 has a magnitude of 10√3 Newton and is directed towards east, full stop. Find the magnitude and direction of two forces। ठीक है, तो पहले तुमको होना चाहिए सेंस ऑफ डायरेक्शन, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मैंने ड्रॉ किया। अब चलो काम करते हैं। तो F1 कहाँ था, F1 है टुवर्ड्स नॉर्थ। चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं ड्रॉ। तो F1 हमने ड्रॉ किया टुवर्ड्स नॉर्थ, और कितना था उसका, उसका वैल्यू कितना है, देखो उसका वैल्यू दिया है 10 न्यूटन, तो हमने लिख दिया 10 न्यूटन का मैग्नीट्यूड। उसके बाद आप बोला है फोर्स F2 हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10√3 न्यूटन एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट। वेरी गुड, तो ईस्ट आपका इस तरफ था, इसको आप मान लो F2, और इसका है 10√3 न्यूटन का मैग्नीट्यूड। अब हमको इसका फाइंड करना है रिजल्टेंट। तुम देखो तो साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो मेरा आधा काम तो आसान हो गया, थीटा बराबर 90 डिग्री, मॉड F1 बराबर 10 न्यूटन एंड मॉड F2 बराबर 10√3 न्यूटन। अब हमको इनका फाइंड करना है नेट वैल्यू। तो फ्रॉम
पैरेललोग्राम नेट वैल्यू कहाँ आने वाला है, कहीं इस तरफ आएगा डायगोनल की तरफ। तो चलो मैंने इसको इस बार लिख दिया एफ नेट से, मतलब इनका जो आता है आपका दो वेक्टर का रिजल्टेंट, हम जिसको सी वेक्टर मानते थे, हम जिसको आर वेक्टर मानते थे, तो उसको फोर्स के लिए हम एफ नेट वेक्टर मान रहे हैं, एकदम कोई चाप की बात नहीं। तो चलो फाइंड करते हैं नेट वेक्टर का ए नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो क्या होता है फॉर्मूला, मॉड f1 स्क्वायर प्लस मॉड f2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड f1 मॉड f2 cos थीटा, और यहाँ पे थीटा 90 है तो cos 90 होता है 0। तो मैंने लास्ट क्लास में तुमको बताया था कि जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 हो तो जो मेरा फॉर्मूला रिड्यूस होके आता है वो सिंपल आता है मॉड f1 स्क्वायर प्लस मॉड f2 स्क्वायर, या आप ऐसे बोलो कि मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर, वो cos वाला टर्म पूरा हो जाता है 0। तो सिंपल सी कहानी है, करो यहाँ पे पुट वैल्यू, तो 10 का होल स्क्वायर प्लस 10√3 का होल स्क्वायर, तो ये आपका आने वाला है स्क्वायर रूट ऑफ 400 मतलब 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स। तो हमको तो मिल गया नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब हम लोग जरा फाइंड करते हैं कि उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो उसके लिए चलो मैंने मान लिया कि ये जो मेरा नेट फोर्स आया है उसने ईस्ट से अल्फा एंगल बनाया होगा, उसने ईस्ट से अल्फा एंगल बनाया होगा। तो हमने तुमको ये भी कहा था कि जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 हो तो हम लोग टैन वाला यूज करते हैं, और वो बहुत आसान होता है यूज करना। तो क्या था बोलो तो, कि टैन अल्फा, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 हो तो जिसके साथ हमको एंगल फाइंड करना है ऊपर वो नहीं लेते हैं। जैसे मान लो कि हमको यहाँ पे फाइंड करना है एंगल विथ f2, तो ऊपर लेंगे मॉड f1 और नीचे लेंगे मॉड f2, बस सिंपल सी कहानी है। तो कितना है आपका मॉड f1, देखो वो था 10, तो 10 एंड मॉड f2 10√3, तो यहाँ से आएगा 1/√3, तो ये आपका आया tan अल्फा। आपको पता होगा कि tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आपका आने वाला है 30 डिग्री, यहाँ से अल्फा का वैल्यू आएगा 30 डिग्री। मतलब जो मेरा नेट फोर्स आएगा वो कहाँ आ रहा है, जो नेट फोर्स का आ रहा है उसका डायरेक्शन होने वाला है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ये आपका हुआ कंप्लीट आंसर। बोलो ठीक था। अब देखो ये है सेकंड क्वेश्चन, इसमें ये थोड़ा सा अलग है तो मैं इसको समझाता हूँ। इसमें 3 वेक्टर है, अभी तक जो भी हमने सीखा था उसमें सिर्फ हम लोग 2 ही वेक्टर को ऐड करते थे, और जो मेरा फॉर्मूला था वो भी 2 वेक्टर के लिए ही था, ठीक है। लेकिन मैंने तुमको एक वेक्टर जो वेक्टर एडिशन का सिखाया था खासियत, तो उसमें सेकंड पॉइंट था ना कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, कि जब 2 से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करना हो तो पहले आप किसी 2 वेक्टर को ऐड कर लो, फिर आप उसको एक नया वेक्टर मान लो, और फिर उस नए वेक्टर और जो तीसरा वेक्टर था फिर आपके हो गए 2 वेक्टर, तो आप फिर से उनके लिए जो हम सीखे हैं फॉर्मूला वो वाला यूज कर सकते हैं। ये तुम लोग समझा हम क्या बोले अभी, कि पहले 2 वेक्टर को ऐड करेंगे फिर उसको मानेंगे एक वेक्टर, तो वो हमको मिल गया है एक वेक्टर, फिर जो ये एक वेक्टर मिला और ये जो तीसरा वेक्टर था उसको हम मान लेंगे 2 डिफरेंट वेक्टर, और फिर हमको 2 को ऐड करने आता है, मतलब कि 2 स्टेप में हमको ऐड करना होता है। बोलो ठीक है ना। ओके अब देखो, हालांकि हालांकि जब भी तुमको क्वेश्चन में 2 से ज़्यादा वेक्टर आता है तो उसको ऐड करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, कंपोनेंट मेथड उसको हम बोलते हैं। फिलहाल हम लोग कंपोनेंट मेथड नहीं पढ़े हैं, तो जो हमको आता है हम उसी से ऐड करेंगे। तो तुम लोग को मैं अभी एक देता हूँ ऐसा ट्रिक आइडिया, कि जब भी तुमको 2 से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करना हो और अगर उसमें एटलीस्ट 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, अगर एटलीस्ट 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तब तुम कोशिश करना कि हम लोग ये जो फॉर्मूला सीखे हैं उसी से सॉल्व कर लें। और नहीं तो अगर मान लो कि अगर सेम नहीं होगा मैग्नीट्यूड, तब हम लोग जो आगे मेथड सीखेंगे कंपोनेंट मेथड उससे सॉल्व करेंगे। हालांकि तुम सॉल्व दोनों ही तरीके से कर सकते हो, तो कौन सा अच्छा है हम लोग वो चुनते हैं। तो जब 2 का वैल्यू सेम हो तो अच्छा होता है कि आप इससे कर लो, ये जल्दी हो जाता है। हालांकि यहाँ पे तीनों का ही सेम है, यहाँ पे तीनों ही वेक्टर का सेम है मैग्नीट्यूड। तो देखो कैसे करेंगे अप्रोच, सॉल्यूशन में मैंने लिखा। अब तुम ध्यान से देखो, तो ये जो मेरा वेक्टर ए बी और सी तीनों का सेम है मैग्नीट्यूड 10 यूनिट, जो भी होगा वेक्टर वो फोर्स होगा तो उसका होगा यूनिट न्यूटन। तो अभी हमको उससे मतलब नहीं है कौन सा वो क्वांटिटी है। तुम ध्यान से देखो, तो ये जो मेरा वेक्टर बी है वो इधर से x से 45 डिग्री पे है, ये जो वेक्टर ए है वो आपका पॉजिटिव x से 45 डिग्री पे है। मतलब हम इतना बोल सकते हैं कि ये एंगल आने वाला है 45 और ये भी एंगल आने वाला है 45। अब तुम ध्यान से देखो, तो इस वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है।
इस वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब क्या कि इन दोनों का समेशन एकदम बीच में आने वाला है। देखो ध्यान से तुम लोग, इन दोनों का समेशन एकदम बीच में आएगा, इनके एंगल बाइसेक्टर पे, जो मैंने तुमको बताया था कि ए प्लस बी कहीं आने वाला है इस तरफ, ए प्लस बी आपका आएगा इस तरफ, मतलब इससे भी 45 डिग्री पे और इससे भी 45 डिग्री पे। तो चलो पहले हम लोग ए और बी को दो सेपरेट वेक्टर मान के फाइंड करते हैं कि इनका नेट कितना आएगा। तो इनका वैल्यू है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन एंगल 90। तो देखो यहाँ से आएगा ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर, मतलब 10√2, 10√2 आने वाला है और कहाँ आएगा, एकदम बीच में आने वाला है। अब देखो ध्यान से, तो मेरा जो a प्लस बी वेक्टर आया, अब इसको तुम मान लो एक वेक्टर, ये मेरा a प्लस बी वेक्टर है एक वेक्टर, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड आया है 10√2, ठीक है, ओके 10√2 इसका है मैग्नीट्यूड 10√2। अब जो मेरा तीसरा वेक्टर था ना, देखो तो वो भी इसी लाइन पे था, सब लोग ध्यान से देखो, जो मेरा तीसरा वेक्टर था सी वेक्टर, वो भी इसी लाइन पे था और उसका जो था मैग्नीट्यूड वो आपका था 10 न्यूटन। अब आप इस a प्लस बी को मान लो एक वेक्टर और c को मान लो एक वेक्टर। अब देखो क्या है, तो इनके बीच का एंगल है 0 डिग्री, इनके बीच का एंगल है 0 डिग्री। तो जब भी किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है 0 डिग्री, तो हम लोग उनको ऐड करने के लिए क्या करते हैं, उन दो वेक्टर के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड को बस ऐड कर देते हैं। मतलब कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर, ठीक है। तो a प्लस बी का हमने जस्ट अभी फाइंड किया कितना, 10√2, तो 10√2 एंड प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c इज 10, तो हो गया, आंसर आ गया। तो 10 यहाँ पे कॉमन हो गया, तो √2 + 1, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ समेशन ऑफ तीनों वेक्टर। ये मैंने कैसे किया वो तुमको समझ में, मैंने a प्लस बी को जो ऐड किया था उसको एक वेक्टर मान लिया, तो यहाँ से तुम्हारा आ गया 10 √2 + 1 इज द नेट, ये तुम्हारा आया है मैग्नीट्यूड। अब मैं तुमसे पूछूंगी कि ये जो नेट वेक्टर है उसका कहाँ है डायरेक्शन, तो देखो वो तुमको साफ साफ दिख रहा है कि नेट वेक्टर कहाँ आएगा, अलोंग वाई एक्सिस, या आप और अच्छे देखो अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, क्योंकि मेरा जो दो वेक्टर को हमने पहले ऐड किया था ए और बी को, वो भी आया था अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, और जो मेरा थर्ड वेक्टर था सी वो भी था अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो इनका समेशन भी आने वाला है पॉजिटिव वाई एक्सिस। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कंपोनेंट फॉर्म से भी कर सकते हैं, तो अपना अभी आएगा आगे, लेकिन जहाँ पे ऐसा सेम हो तुम्हारा मैग्नीट्यूड, तो इसको हम लोग ऐसे भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बोलो ठीक था ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the resultant of two forces of magnitude p and 2p is perpendicular to p, comma then the angle between the forces e is, और तुमको ऑप्शन दिया है कुछ 2π/3, 3π/4, 4π/5 एंड 5π/6, ठीक है, ये तुम्हारा कुछ ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और मैं तुमको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको। हमको यहाँ पे दो वेक्टर के बीच का एंगल पता नहीं है, हमको बस दो वेक्टर का दिया है मैग्नीट्यूड और बोला है कि इन दो वेक्टर का जो समेशन आ रहा है, इन दो वेक्टर का जो समेशन आ रहा है वो पहला वाला वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड p था उसके परपेंडिकुलर है। तो इस क्वेश्चन को हमको अगर कंपोनेंट फॉर्म आ रहा होगा, जो कि हम लोग को आगे सीखना है, तो जब हमको कंपोनेंट फॉर्म आता तो उससे हम लोग इस क्वेश्चन को और आसानी से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अभी हमको कंपोनेंट फॉर्म नहीं आता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा तुमको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। और यहाँ पे तुम अभी फार्मूला वाला भूल जाओ, ठीक है। देखो अगर हम फार्मूले वाले से करने जाएं तो मेरे पास बस इतना सा इंफॉर्मेशन है कि कोई दो वेक्टर है, जैसे मान लो कि इसका था वैल्यू p और एक और वेक्टर है जिसका वैल्यू है 2p, और जो मेरा थर्ड वाला वेक्टर आया है वो है जो मतलब जो इनका समेशन आया है, तो जो इनका समेशन आया है वो कैसा है, वो इस p वाले के परपेंडिकुलर है। तो आप इसको मान लो a वेक्टर और आप इसको मान लो b वेक्टर, तो a प्लस बी आपका कहीं इस तरफ आने वाला है। तो मेरे पास बस इतना ही इंफॉर्मेशन है। तो अभी तुमको ना एक ऐसा आइडिया अगर डायग्राम देख के आया होगा कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने का तरीका एक ऐसा होगा कि आप इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से एक ट्रायंगल बनाओ और फिर उससे सॉल्व करने का कोशिश करो, क्योंकि हमको इनके बीच का अभी दो वेक्टर के बीच का एंगल पता नहीं है, वही हमको फाइंड करना है। तो अगर एंगल पता नहीं है तो फिर हम कुछ और अभी कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चलो एक बार देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको ट्रायंगल लॉ से सॉल्व करेंगे डायग्राम बना के। तो जैसे मान लीजिए कि मेरा ट्रायंगल लॉ में हमने लिखा कि ये हुआ मेरा पहला वेक्टर जिसका था मैग्नीट्यूड p,
और ये रहा मेरा दूसरा वेक्टर जिसका था मैग्नीट्यूड 2p, और ये इन दोनों के बीच का एंगल होगा थीटा। ठीक है, अब हमको एक इंफॉर्मेशन और पता है कि इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर p के परपेंडिकुलर है, और हमको पता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से कि तीसरा साइड जो इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहा होगा और जिसका टेल जो होता है कहाँ होता है, जिसका टेल जो होता है, एक मिनट रुक जाओ, देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है डायग्राम में। ये रहेगा मेरा p जो पहला वेक्टर जिसका होगा मैग्नीट्यूड p, आप इसको मान लो a वेक्टर। दूसरे जो आपका दूसरा वेक्टर है ना, आप उसको ऐसे बनाओ, दूसरा वेक्टर, दूसरे वेक्टर का जो टेल होगा वो पहले के हेड पे होगा। ठीक है, तो ये हमने बना लिया, ये आपका हो गया दूसरा वेक्टर, आप इसको मान लो b वेक्टर, और इसका मान लो 2p इज द मैग्नीट्यूड। इसको थोड़ा सा स्ट्रेट करो, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया यहाँ पे, देखो ध्यान से। तो ये रहा मेरा a वेक्टर जिसका था मैग्नीट्यूड p, ये रहा मेरा b वेक्टर जिसका था मैग्नीट्यूड 2p, और क्वेश्चन के अनुसार जो इनका रिजल्टेंट है, तो हम लोग को पता है कि जो थर्ड साइड जो कंप्लीट करता है ट्रायंगल वो होता है रिजल्टेंट, और उसका जो टेल होता है वो पहले वेक्टर के टेल से मिलता है, और उसका जो हेड होता है वो दूसरे वेक्टर के हेड से मिलता है। और हमको क्वेश्चन में ये भी दिया है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो उस वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, मतलब कि हम लोग तीसरा वेक्टर कुछ ऐसे बनाएंगे। देखो तीसरा वेक्टर हम ऐसे बनाएंगे, और इसको तुम नाम दे दो सी वेक्टर, एंड सी वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी। देखो अभी तुमको दिख रहा होगा कि फ्रॉम ट्रायंगल लॉ मेरा डायग्राम ऐसे ही बनने वाला है कि अगर ए और बी का समेशन सी है और सी है ए के परपेंडिकुलर, तो हम डायग्राम ऐसे बनाएंगे, और ये एंगल आपका हो जाएगा 90 डिग्री। बिल्कुल ये आपका हो जाएगा एंगल 90 डिग्री। अब हमको फाइंड करना था इस दो वेक्टर के बीच का एंगल, और हमको पता है कि जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना हो तो आप दोनों का टेल एक साथ लेके आओ। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से शिफ्ट करूँगा पैरेलली, तो ये बनेगा आपका ए वेक्टर। तो ये जो एंगल आने वाला है इसको आप मान लो कुछ ऐसा थीटा, ये होगा इन दोनों वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल। तो हमको एक्चुअल में ये फाइंड करना है थीटा। और हम अगर राइट एंगल ट्रायंगल का कुछ खासियत यूज करेंगे तो वहाँ से हम लोग ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। देखो ये वाला एंगल, तो ये अल्फा हमको जैसे ही मिल जाएगा तो हम लोग उसमें पाई माइनस अल्फा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। तो अब तुम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का खासियत यूज करके मेरे को बताओ कि अल्फा का वैल्यू कितना आने वाला है। देखो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका बेस हो जाएगा तुम्हारा p, जो उसका हाइपोटेनस है वो हो जाएगा 2p। तब तुमको बताओ कि tan अल्फा का वैल्यू कितना आने वाला है, या तुम हमको बताओ वैल्यू ऑफ अल्फा, नॉट tan अल्फा, तुम हमको बताओ वैल्यू ऑफ अल्फा, और वहां से तुम पाई में से अल्फा को कर देना माइनस। हाँ हाँ हाँ, देखो तो हम लोग को इस ट्रायंगल से हम लोग कॉस का वैल्यू फाइनल कर सकते हैं, कॉस अल्फा। तो हम लिखेंगे कॉस अल्फा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, हो जाएगा p बाई 2 पाई, सॉरी p बाई 2p, तो ये तुम्हारा आएगा 1/2। और आपको पता है कि cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो मतलब यहाँ पे आपका अल्फा आने वाला है 60 डिग्री, या फिर इन रेडियन हम इसको लिख सकते हैं π/3। तो अल्फा मिल गया π/3, तो थीटा क्या हो जाएगा पाई माइनस π/3, तो आंसर होगा 2π/3। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। तो कुछ क्वेश्चन तुमको ऐसे भी मिलते हैं जहाँ पे तुमको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा अलग जाके सोचना पड़ेगा, तो वो तुमको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। और बाकी जैसे मान लो कि इस टाइप का क्वेश्चन तुमको कहीं दिखे कि दो वेक्टर के बीच का हमको एंगल नहीं पता है, या जो नेट वेक्टर आ रहा है उसको हमको वैल्यू भी नहीं पता है, बस इतना बोला है कि मेरा नेट वेक्टर किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है या उससे इतना एंगल बनाया है, तब तुमको ऐसे सोचना पड़ेगा।